आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के मॉडल पेपर को हल करके बताया जाएगा। मॉडल पेपर को आप सभी लोग अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा। जो पेपर बनता है मॉडल पेपर के अनुसार ही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो एक एक प्रश्न को जो है मॉडल पेपर में हल करके बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अब अगला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा कि 5 प्लस करनी में 3 जो है अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना, और माना लिखेंगे यहाँ पर माना 5 प्लस करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन मानना क्या है? परिमेय संख्या है। कितना? 5 प्लस करनी में 3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो 5 प्लस करनी में 3 को यहाँ नोट करेंगे, बराबर p बटा q कर लेंगे। मतलब यह 5 प्लस करनी 3 किसके बराबर हो गया? तो परिमेय संख्या के बराबर हो गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। 5 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में करनी 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p बटा q हो जाएगा। प्लस 5 था, पक्षांतर करेंगे तो यह -5 हो जाएगा। प्लस 5 पक्षांतर करने पर -5 हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा? करनी में 3 बराबर q में गुणा कर लेंगे तो p -5q बटा q हो जाएगा। अब यहाँ q में गुणा करेंगे तो 5q हो जाएगा, p -5q बटा q हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है करनी 3 कौन संख्या है? लिखेंगे चूंकि यहाँ पर करनी में जो 3 जो है दिखाई दे रहा है, करनी में 3 जो है यह अपरिमेय संख्या होता है। करनी 3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है। करनी 3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो मान दिया गया है p माइनस जो दिया गया है 5q, अब बटा में जो दिया गया q, यह कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या हो जाएगा और ऊपर जो बना है वह अपरिमेय संख्या है। दोनों मान आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह अपरिमेय और यह परिमेय है। तो क्या लिखेंगे? अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर करनी में 3 नॉट इक्वल टू p -5q बटा जो है q। मतलब यह कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है। ये दोनों कभी संख्या बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं होता है। अब लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः 5 प्लस करनी में 3 जो है, 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह संख्या कभी बराबर हो नहीं सकता है, तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर करनी 3 है, तो करनी 3 होने की वजह से यह कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ हैं। अब यहाँ y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ y अक्ष पर एक बिंदु मान लेंगे। y अक्ष पर जो बिंदु माना जाएगा उसको क्या माना जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पर y अक्ष पर बिंदु जो है माना, यहाँ लिख लेंगे माना y अक्ष पर जो बिंदु है उसको, बिंदु को क्या मान लेंगे? y अक्ष पे जब कहा जाएगा तो 0, y मानते हैं। अगर देखिए अगर x अक्ष पर है तो x, 0 मानेंगे और y अक्ष पर बिंदु है तो 0, y है। अब यहाँ पे लिखेंगे 0, y।
इस बिंदु का नाम हो जाएगा P, इसका नाम A, इसका नाम B। अब A का मान कितना प्रश्न में दिया गया है, तो 2, -5 दिया गया है, और B का मान दिया गया -2, 9 दिया गया है। 2, -9 दिया गया। किसका मान ये दिया गया है, यह B का मान दिया गया है। यहाँ A का मान और B का मान प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताया गया कि समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ का मतलब सम माने बराबर। यहाँ PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर होते हैं। कब, समदूरस्थ के लिए। तो पहले हल करेंगे PA के लिए। यहाँ लिखेंगे PA के लिए, PA के लिए हल करेंगे तो पहले P का मान नोट करेंगे, उसके बाद से A का मान नोट करेंगे। तो P का मान क्या है, 0, है, 0, और A का मान क्या है, 2, -5 है। अब इसको जो है x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। और दूरी का सूत्र होता है d बराबर, सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट होता है x1 माइनस x2 का वर्ग होता है प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। ये सूत्र किसका है, दूरी का सूत्र है। और किसके लिए हल करना है, PA के लिए। अब आगे हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1। अब x1 कितना है, 0-2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 y प्लस 5 का क्या है, वर्ग हो जाएगा। यहाँ y1 का मान y है, y2 मान -5 है। अब 0 में से 2 घटा देंगे तो क्या बनेगा, d बराबर करनी में 0 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बनेंगे, -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। यहाँ a + b का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं y + 5 का होल स्क्वायर। अब 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग जो होता है अंडर रूट, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो वर्ग से माइनस हट जाएगा, तो 2 का वर्ग क्या बनेगा, 4 + y + 5 का होल वर्ग हो जाएगा। ये किसके लिए हल कर लिए, PA के लिए जो है हल कर दिया गया। अब यहाँ पर लिखेंगे PB के लिए। अब यहाँ लिखेंगे PB के लिए, PB के लिए। अब PB के लिए जब हल करेंगे तो क्या मान आएगा, तो पहले P का मान नोट करेंगे, उसके बाद से B का मान नोट करेंगे। तो यहाँ पर P का मान क्या है, तो P का मान जो दिया गया है 0, y, और B का मान दिया गया है -2, 9 दिया गया है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब यहाँ D का सूत्र लिखेंगे, D बराबर सूत्र क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये किसका सूत्र है, दूरी का सूत्र हो जाएगा। अब इसमें मान को रख लेंगे तो d बराबर करनी में x1। अब x1 कितना है, तो x1 देख रहे हैं 0 है, 0 - 2 तो +2 हो जाएगा, +2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 y -9 का होल वर्ग हो जाएगा। d बराबर हो गया अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y -9 का होल वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना, 4 प्लस y -9 का होल वर्ग। अब यहाँ पर जो दिया गया है समदूरस्थ के लिए अब हल करेंगे तो समदूरस्थ के लिए क्या नियम होता है, समदूरस्थ के लिए अगर लिखेंगे यहाँ पर समदूरस्थ के लिए और समदूरस्थ का क्या नियम होता है, समदूरस्थ के लिए नियम होता है कि PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। तो PA का मान कितना है, तो PA का मान जो दिया गया है अंडर रूट हो जाएगा x1 माइनस x2 का मान जो देख सकते हैं, PA का मान कितना आया है एक बार देख सकते हैं। जो x1 - x2 y1 - y2 का जो होल वर्ग जो मान भरे थे कितना आया था, 4 + y + 5 का वर्ग। यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4 + y + 5 का वर्ग। और इधर जो दिया गया है बराबर करनी में इधर दिया गया है y 4 यहाँ पर भी है, 4 + y -9 का होल वर्ग। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, 4 + y + 5 का वर्ग, इधर है 4, देखिए 4 + y -9 का वर्ग। ये PA के बीच की दूरी और ये PB के बीच की दूरी। अब यहाँ पर करनी को हटाना है तो करनी हटाने के लिए नियम क्या होता है, दोनों पक्षों में वर्ग करिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जो है
वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो कैसे वर्ग होगा, करनी में क्या हो जाएगा, करनी में क्या दिया है, 4 प्लस वाई प्लस 5 का होल वर्ग था, और इसके ऊपर वर्ग करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग करना है, बराबर अंडर रूट, अंडर रूट में क्या है 4 प्लस वाई माइनस 9 का होल वर्ग, इसके ऊपर वर्ग हो जाएगा। करनी को हटाने के लिए नियम क्या है, दोनों पक्षों में वर्ग करना चाहिए, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 प्लस वाई प्लस 5 का होल वर्ग बराबर, और इधर भी करनी हट जाएगा तो करनी इधर हटेगा तो क्या बनेगा 4 प्लस वाई माइनस 9 का होल वर्ग। अब दोनों पक्षों में 4 है तो 4 से 4 को काट सकते हैं, 4 पक्षांतर भी करेंगे तो 4 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, y प्लस 5 का वर्ग, इधर बचा है y माइनस 9 का जो है वर्ग है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ जगह थोड़ा सा है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्या बचा था, y प्लस जो है 5 का होल वर्ग है बराबर है y माइनस 9 का होल वर्ग है। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 से यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, y का a का वर्ग 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18y हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2ab है ना, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर, क्या कटेगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट दीजिए, और यहाँ 18y जो है इधर आ जाएगा और 25 उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 10y प्लस 18y बराबर 81 माइनस जो है 25 हो जाएगा। 18 और 10 मिल करके क्या बनेगा यहाँ पर 28y बराबर 81 में से 25 घटा देंगे, ये हो जाएगा 56, और y बराबर क्या बनेगा यहाँ पर, y बराबर 56/28 हो जाएगा, और 28 दूना क्या बनेगा 28 दूना 56, y का मान क्या आ गया 28 दूना 56 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 आ गया। और इसमें बिंदु पूछा जा रहा था, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः y अक्ष पर, अतः y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर जो है बिंदु क्या बन जाएगा, तो y अक्ष पर बिंदु क्या माना गया था 0, y। अब यहाँ मान भर दीजिए 0, और y का मान क्या था 2 है, तो y का मान 2 हो जाएगा, 0, 2 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से समझाया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मध्यिका ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, कैसे हल करेंगे, सबसे पहला कॉलम क्या बनाते हैं वर्ग अंतराल, अब यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल हो जाएगा, और दूसरा जो कॉलम बनेगा यहाँ पर बनाएंगे दूसरा कॉलम बारंबारता, क्या बनेगा बारंबारता, और तीसरा जो कॉलम बनता है, तीसरा कॉलम यहाँ बनेगा संचयी बारंबारता, तीसरा कॉलम क्या है संचयी बारंबारता हो जाएगा, संचयी बारंबारता हो गया। यहाँ पर 3 कॉलम जो है आपको बनाना है, वर्ग अंतराल और उसके बाद से बारंबारता और जो है संचयी बारंबारता। जब भी मध्यिका को निकाला जाता है तो 3 कॉलम को बनाया जाएगा। वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 ये दिया हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ बारंबारता क्या दिया है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद यहाँ दिया 18, 18 के बाद यहाँ दिया 14, और 14 के बाद दिया है 4। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है, अब टोटल इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, इसको n बराबर कहते हैं 50 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो टोटल 50 आएगा। अब यहाँ संचयी बारंबारता कैसे बनता है, सबसे पहला अक्षर उतार देते हैं, पहला अक्षर क्या है 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14, 14 में 18 जोड़ेंगे तो 14 में 18 जोड़ेंगे यह हो जाएगा 32, 32 में 14 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 46, और 46 में 4 जोड़िए देखिए 50 आ गया, है ना। कितना आसान संचयी बारंबारता, सबसे पहला अच्छा 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 18 जोड़ेंगे 32, 32 में 14 जोड़ेंगे 46, 46 में 4 जोड़ेंगे 50, ये बन गया संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता बनने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो n का मान क्या है 50/2, 2 से 50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 25, 25वां पद क्या होगा,
25वां पद इसमें कौन होगा? 25वां पद कहाँ पे है? ये 6 है, इसके अंदर 25 कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कम है। 14 में भी 25 कम है, 32 में ही 25 है। 25वां पद जो है 32 में होगा। इसके ठीक सामने वाला को क्या कहेंगे? इसके 32 वाला को ठीक सामने वाला को क्या कहेंगे? L1, इसको कहेंगे L2, इसको कहेंगे F, और इसके ऊपर वाला को कहते हैं CF। ध्यान देंगे 25वां पद किसके अंदर है? 32 के अंदर है, क्योंकि 32 जो है 25 के अंदर आएगा, तो L1 L2 F, ऊपर वाला CF हो जाएगा। अब इसमें से बाहर करेंगे तो यहाँ पे नोट कर लेंगे L1। अब L1 कितना है? तो L1 20 है। L2 कितना है? L2 जो है 30 है। और F कितना है? F जो है 18 है। और CF कितना है? तो CF जो है 14 है। यह मान को नोट करेंगे L1। तो L1 L2 F और CF का मान जब निकल जाता है तो H का मान निकाल लेते हैं। और H कैसे निकलता है? H निकालने का क्या फार्मूला है? तो H बराबर सूत्र होता है L2 माइनस L1। H बराबर L2 कितना है? 30, 30 माइनस 20, और 30 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10। 10 का अंतर है, मतलब वर्ग अंतराल 10 का अंतर है। अब सूत्र क्या लिखेंगे? यहाँ पे सूत्र लिखेंगे मध्यिका। और मध्यिका का क्या सूत्र है? यहाँ लिखेंगे मध्यिका बराबर सूत्र है, मध्यिका बराबर सूत्र है L1 प्लस n/2 माइनस CF गुणे H पूरे का बटा F। यह फार्मूला है। क्या सूत्र है? L1 प्लस n/2 माइनस CF गुणे H बटा F। मान भरेंगे इसमें। L1 कितना है? तो L1 का मान हो जाएगा 20 हो गया, प्लस n का मान इसमें दिया गया है 50 है। क्या है? 50। n का मान 50 है, 50/2। यहाँ देख सकते हैं n का मान 50/2 माइनस CF कितना है? 14। यहाँ 14 हो जाएगा, गुणे 10 का अंतर है, बटा हो गया, और F का मान 18 है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बनेगा? 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 50 को काट देंगे। 2 से 50 कटेगा, क्या बनेगा? 25। 25 माइनस 14, और गुणे क्या बनेगा यहाँ पर? 10 पूरे का बटा 18। अब अगला लाइन जो बनेगा 20 प्लस हो जाएगा, 25 में से 14 घटा देंगे तो 25 में से 14 जाएगा, क्या बनेगा? 11। यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 10/18 हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा 20 प्लस, अब 11 में 10 के गुणा करेंगे, 11 10 में 110, यहाँ लिखेंगे 110 बटा क्या हो जाएगा? 18। अब 18 से इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 18 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? 20 प्लस 6.11, 6.11। अब इसको जोड़ लीजिए, 20 और 6 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 26। क्या बनेगा? 26.11। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मध्यिका को कैसे ज्ञात करना है? इसमें 3 कॉलम बनता है। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। उसके बाद से n का मान निकलता है, और n की सहायता से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल कौन सा लेना है। तो L1 L2 F और CF 3 मान को पहले निकाला जाता है, और निकालने के बाद से फार्मूला में इस मान को भर करके एक एक लाइन जो है हल करके बताया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, संख्याओं 272 और 1032 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब मौसौ और लौसौ जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है 272 दिया गया है, और 272 का जब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसको एक दे देगा 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, एक इसको दे 2 अट्ठे 16। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 34 हो गया। 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 17, और 17 एक 17 कट जाएगा। मतलब 2 से काटें 272 को। अब यहाँ पर जो है बगल में 1032 लिखेंगे। अब 1032 को जब काटेंगे तो यहाँ 1032 को कितने से? पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 एक 2, 2 अट्ठे 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। 2 से काट देंगे यहाँ पर, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18। 3 से काटेंगे यहाँ पर, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 तिरिकी 9।
अब यहाँ 43 से ही कटेगा, 43 से काटेंगे तो यह 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉसो और मौसो ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान विधि है लॉसो और मौसो निकालने के लिए। सबसे पहले अब 272 का फैक्टर जो किए हैं, पहले यहाँ 272 लिख लेंगे। यहाँ पर 272 बराबर क्या कहा, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और लास्ट में क्या है यहाँ पर 17 है। अब अगला लिखेंगे यहाँ पर 1032, 1032 को लिखेंगे यहाँ पर, और कितने बार है, 1 2 3, 2 बार 3 है, 1 2 3 बार हो गया, और बगल में यहाँ पर 3 है, और गुणे कितना है 43 है। और यहाँ पर अब मौसो निकालना है। मौसो कैसे निकलेगा, मौसो का मतलब होता है जो मिलाइए और जो मिल गया वही मौसो होता है। यहाँ 2 मिल गया, 2 उतार दीजिए, फिर यहाँ 2 मिल गया, यहाँ उतार दीजिए, और यह 2 मिल रहा है, यहाँ उतार दीजिए। अब यह 2 है, 3 है, नहीं मिला, 17 है, 43 से नहीं मिला। मतलब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या क्या क्या मिल रहा है, यह 2 मिल गया, यह 2 मिल गया, यह 2 मिल गया। अब शेष संख्या नहीं मिला, तो जब शेष संख्या नहीं मिला तो उसको नहीं उतारा जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, मौसो कितना आ गया, मौसो 8 हो गया। और लौसो क्या होता है, मौसो का मतलब एचसीएफ हो गया। और लौसो कैसे निकालेंगे, एनसीएम कैसे निकालेंगे, तो लौसो निकालने के लिए क्या है, जो पहले मिलेगा जो संख्या पहले उसको लिख लेते हैं। 2 मिल रहा था, और यहाँ 2 मिल रहा था, और यहाँ पर भी 2 मिल रहा था, मिला हुआ संख्या लिखेंगे। और क्या क्या नहीं मिला था, 2 नहीं मिला था, 3 नहीं मिला था, 17 नहीं मिला था, 43 नहीं मिला था, वो लास्ट में गुणा करेंगे। 2 गुणे 17 गुणे 17, ऊपर 2 गुणे 17 बचा है, और नीचे क्या बचा है, 3 गुणे 43 बचा है। तो जो ऊपर की संख्या बचा हो और जो नीचे की संख्या बचा हो सब गुणा कर लेते हैं। पहले मिला हुआ संख्या को लिख लेते हैं। तो मिला हुआ संख्या कौन कौन है, 2 2 2 मिला है, ऊपर 2 बाकी है, 17 बाकी है, 3 बाकी है, 43 बाकी है, सबको गुणा कर लेते हैं। तो वह जो मान निकलता है वह लौसो का होता है। और सबका गुणा जब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में 17 का गुणा, फिर 3 में गुणा, फिर 43 में गुणा, तो गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 35 0 88, 35 0 88। यह किसका मान आ जाएगा, तो यह आ जाएगा लौसो का मान आ गया। और यह ऊपर जो निकला है वह मौसो का मान है, और जो नीचे निकला है वह लौसो का मान है। तो उम्मीद करते हैं यह लौसो और मौसो कैसे निकाला गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसमें यह ध्यान देना होता है, मौसो का मतलब मिलाइए, मिला हुआ संख्या, ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या अगर मिल गया और तो मिला हुआ संख्या को गुणा कर दें तो वह मौसो होता है, और शेष संख्या जो बचा हुआ है उसको गुणा कर दें, उसको कहा जाता है लौसो होता है। तो उम्मीद करते हैं ये लौसो और मौसो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात किया जाता है बहुलक, तो बहुत ही आसान विधि से जो है आपको बहुलक ज्ञात करना बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग अंतराल जो दिया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल पहले नोट कर लेंगे, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बाद से जो है यहाँ पर बारंबारता नोट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका बारंबारता, बारंबारता हो जाएगा। बस बहुलक में 2 कॉलम केवल बनाया जाता है, मतलब आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता केवल आपको बनाना होता है। वर्ग अंतराल यहाँ कितना दिया है, 0 से 10 दिया गया है, 10 से जो है 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है, 40 से 50 दिया गया है। बस यहाँ 50 तक जो है वर्ग अंतराल दिया गया है। और बारंबारता क्या है, 7 है, 9 है, 17 है, 21 है, और यह 16 है। इसमें यह देखा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है इस बारंबारता में, तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए इसमें सबसे बड़ा कौन है तो 21 है। सबसे बड़ा कौन है, 21 है। तो जो बड़ा रहता है उसी को F1 कहते हैं, और F1 वाले सामने को यह L1 कहते हैं, इसको L2 कहते हैं, और ऊपर वाला को F0 F1 और नीचे वाला को F2, यहाँ पर नीचे F2। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको F1 कहा जाता है। F1 वाले के ऊपर को F0 कहते हैं, नीचे वाले को F2 कहते हैं, सामने वाला को L1 कहेंगे, L2 कहेंगे। तो इसमें मान को बाहर कर लेंगे कि कौन इसमें L1 है कौन L2 है, बाहर किया जाएगा। तो इस प्रश्न में L1 कितना दिया गया है, तो L1 जो दिया गया 30 दिया गया है, L2 कितना दिया गया है तो 40 दिया गया है। और वर्ग अंतराल H बराबर कैसे निकलता है, L2 में से L1 को घटा देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। तो 40 में से 30 घटा देंगे तो यह 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 के अंतराल है, यहाँ पर 10 10 के अंतर
है। और यहाँ पर F1 एफ जो जीरो कितना है, तो F0 17 दिया गया है, और यहाँ पर जो दिया गया F1 कितना दिया गया है प्रश्न में 21 दिया गया है, और F2 कितना है प्रश्न में, तो F2 जो है 16 दिया गया है। यह मान नोट करने के बाद से मतलब L1 L2 H और यहाँ F0 F1 F2 का मान जब निकल जाएगा तब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे बहुलक का। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र लिखा जाएगा यहाँ पर बहुलक बराबर। अब बहुलक बराबर सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे L1 प्लस कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद। अब गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर EH हो जाएगा। ये किनका सूत्र है, बहुलक का सूत्र होता है। अब इसमें मान को भर लेंगे। L1 का मान कितना है, तो L1 का मान प्रश्न में 30 दिया गया है, प्लस हो जाएगा यहाँ F1 का मान 21 दिया गया, 21 माइनस F0 का मान 17 दिया गया है, और गुणे H का मान यहाँ पर 10 दिया गया, 10 का अंतर है, पूरे का बटा हो जाएगा। 2 गुणे जो है यहाँ पर 21 हो जाएगा, क्योंकि F1 का मान 21 माइनस 17 हो जाएगा, माइनस और F2 का मान जो दिया गया है वह 16 दिया गया है, तो 16 हो जाएगा। यह मान किसका मान भरे हैं, तो यह L1 का मान हो गया, यह F1 का मान, यह F0 का मान, यह H का मान, 2 गुणे F1 का मान, यह F2 का मान, यह F1 का मान, यह F2 का मान भर करके इसको अब हल कर लेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा 30 हो जाएगा, प्लस हो गया 21 में से अब 17 को क्या करेंगे यहाँ पर घटा लेंगे। अब यहाँ 21 में से 17 जाएगा तो क्या बनेगा 4 गुणे 10 हो जाएगा बटा 21 दूनी 42 माइनस 17 माइनस 16 मिल करके माइनस 33 हो जाएगा। अब अगला लाइन बनेगा 30 प्लस हो जाएगा 4 में 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 40 हो जाएगा बटा 42 में से यहाँ 33 को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 9 हो जाएगा। 40 से में अब भाग करेंगे, 40 में 9 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 30 प्लस 4 9 36, 4 9 36, 4.44 हो जाएगा। 30 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34.44, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक का जो सूत्र क्या होता है, सूत्र को याद रखिएगा कि L1 यहाँ L भी लिख सकते हैं, और L का नाम क्या है निम्न सीमा। निम्न सीमा यहाँ मान रखेंगे, जैसे यहाँ उच्च सीमा 30 और 40 दिया गया है तो इसमें कौन निम्न सीमा है, तो 30 हो जाएगा। यहाँ F1 का मान, F0 का मान, 2F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान भर करके हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34.44, इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब एक ट्रेन है और 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है और वह एकदम समान दूरी तय कर रहा है। समान दूरी का मतलब 480 किलोमीटर पहली बार में भी गया, दूसरी बार में भी 480 किलोमीटर गया, लेकिन पहली वाला का चाल से दूसरा वाला जो चाल है वो 8 किमी प्रति घंटा क्या है, कम है। तो कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना, और माना में क्या लिखेंगे यहाँ पर माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है वो यक्स है। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, यक्स है, मतलब जो ट्रेन चल रही थी उसका चाल यक्स मान लिया गया। पहली शर्त की बात कर रहे हैं। और दूरी कितना तय किया है, यह दूरी जो है 480 किलोमीटर जो है 480 किलोमीटर दूरी तय किया है। अब कितना समय लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर सूत्र क्या है, तो समय का सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा क्या है, चाल हो जाएगा। अब दूरी इसमें कितना तय किया है और चाल कितना है, और पहला टाइम इसमें T1 लिख देंगे। T1 बराबर पहली शर्त है दूरी कितना तय किया है, 480 किलोमीटर तय किया है, और चाल कितना है उसका यक्स है। तो यहाँ पर 480 बटा यक्स जो है इसका पहला समय निकल गया। अब ये जो चाल यक्स था, अब ये चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे माना जो रेलगाड़ी की चाल यक्स माना गया है, अब इसमें यक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल में यहाँ पर 8 किमी प्रति घंटा चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये नीचे यहाँ पे लिखेंगे कि यदि चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि, यहाँ लिख देंगे यदि चाल में
चाल में 8 किमी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा कम कम हो जाती है, कम, यहाँ पर लिखेंगे कम हो जाती है। चाल कितना कम हो जा रही है? 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। अब यहाँ 8 किमी प्रति घंटा जब चाल कम हो जाता है तो पहला जो चाल यक्स था उसमें से यक्स में से 8 कम हो जाएगा, तो चाल अब कितना हो जाएगा? तो पहला जो चाल यक्स था और उसमें से ये 8 कम हो गया तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा, चाल हो गया। और दूरी कितना तय करना है? तो दूरी उतना ही है 480 किलोमीटर, तो लिखेंगे दूरी बराबर लिखेंगे 480 किलोमीटर जो है आपका दूरी तय करना है। अब इसका समय निकालेंगे, इसका समय का सूत्र क्या होता है? तो समय बराबर इसका सूत्र लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा गया है सेम आपको नीचे रखना है, बस अंतर क्या है? इसमें दूरी आपका 480, इसमें भी दूरी 480, इसका चाल यक्स, इसका चाल यक्स माइनस 8, बस इसमें से 8 कम हो जाएगा। तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा यहाँ पर दूरी बटा क्या लिखेंगे? दूरी बटा जो है चाल हो जाएगा। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। अब इसमें दूरी कितना है? तो 480 किलोमीटर है, लिखेंगे यहाँ पर 480 हो जाएगा। और चाल कितना है? तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा। यह जो टाइम है वो T2 हो जाएगा, वो T1 था, यह T2 हो जाएगा। तो दो समय निकल गया। यहाँ पर चाल जो है यक्स था और यहाँ पे चाल यक्स माइनस 8 है, क्योंकि इसमें 8 किमी प्रति घंटा चाल कम हो जाता है। अब यहाँ प्रश्नानुसार में बताया गया है कि इनको समय का जो अंतर है वो 3 घंटा का अंतर है। यहाँ दोनों ट्रेनों के बीच का जो समय का अंतर हो रहा है वह लिखेंगे आपका प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो दोनों का टाइमिंग जो है, यह चालों का अनुसार अगर टाइमिंग देखा जाए तो दूसरे वाले ट्रेन से और पहले वाले ट्रेन में आपका जो है यहाँ पर कितने समय का अंतर है? तो यहाँ पर जो दिया गया T2 माइनस T1 का अंतर कितना है? 3 घंटे का है। मतलब T2 में से T1 को अगर अंतर करेंगे टाइम तो 3 घंटे का यह अंतर हो रहा है। तो दूसरा वाला समय क्या है? दूसरा वाला समय कितना दिया है? 480 बटा में क्या है? यक्स माइनस 8 है। और ये T1 कितना है? 480 बटा में क्या है? नीचे यक्स है, बराबर क्या है? यहाँ पर 3 है। दोनों के समय का अंतर कितने घंटे का अंतर है? तो 3 घंटे का यह अंतर है। ये T2 का मान हो गया। T2 मतलब जो दूसरी शर्त से हम लोग चल रहे थे ट्रेन का जो समय था, और ये T1 जो है पहले वाले ट्रेन का। अगर ये माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 घंटा अधिक हो जाएगा। माइनस था उधर जाके 3 घंटा प्लस जब होगा तो क्या हो जाएगा? 3 घंटा अधिक समय लगेगा। इसका जो समय इससे क्या हो जाएगा? 3 घंटे का अधिक समय लग जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है कामन ले सकते हैं, कितना? 480 कामन ले लीजिए। जब 480 इसमें से कामन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 बटा यक्स माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1 बटा यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है। अब हर बराबर नहीं है तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? यह 480 कोष्टक में यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स हो जाएगा। यक्स माइनस 8 का गुणा करेंगे तो माइनस यक्स प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 माइनस 1 मिलकर के प्लस 8 हो गया। और यक्स के गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 8 में यक्स का गुणा करेंगे माइनस 8 यक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे गुणा कैसे हुआ? यक्स के गुणा यक्स में, यक्स के गुणा माइनस 1 में, माइनस 8 के गुणा माइनस 1 में करेंगे प्लस 8। अब यह यक्स प्लस है और यक्स माइनस से कट जाएगा। क्या बचेगा? अब यहाँ पर बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा 480 बचेगा, गुणे बचेगा 8 बचेगा, पूरे का बटा नीचे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3 हो जाएगा। क्या क्या बचा है? 480 बच गया, 8 बच गया, यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक नम 3, 3 छक्के 18, 0 हो जाएगा। अब 160 का गुणा 8 में कर लिया जाएगा और यहाँ से 3 एक नम 3 कट गया तो बचेगा क्या यहाँ पर? अब अगला लाइन जो लिखेंगे, अगले लाइन में क्या बनेगा? अब अगले लाइन को समझते हैं। अब अगले लाइन में लिखेंगे 160 बचा था, गुणे 8 अब बटा नीचे क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स और बराबर क्या था? यहाँ पर 1 था। अब यहाँ दुघात समीकरण बना लेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर माइनस 8 एक्स बराबर, अब 160 का गुणा 8 में करेंगे तो 160 का गुणा जब 8 में हो जाएगा तो 1280 हो जाएगा। क्या बनेगा? 1280। 1280 जो प्लस में था पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। अब इसमें से अब गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 1280 आ जाए, गुणा करने पर कितना? 1280 और घटाने पर 8 आ जाए तो यहाँ पर कैसे फैक्टर करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे 40 में से अगर 32 घटा दें, 40 में से 32 जाएगा 8 हो जाएगा, यक्स हो गया
-1280 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 40 में 32 का गुणा करेंगे तो 1280 आएगा और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण को जो फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर 40 में एक्स का गुणा करेंगे तो ये होगा 40 एक्स होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस 32 एक्स हो जाएगा, माइनस जो है 1280 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें दो दो का जोड़ा लगा लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 40 हो जाएगा, एक्स माइनस 40 प्लस इसमें से 32 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से बाहर किसको करेंगे तो एक्स माइनस 40 वाले को बाहर करेंगे तो एक्स माइनस 40 बाहर आ जाएगा तो एक्स प्लस जो है 32 हो जाएगा बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि लिखेंगे, अगर पहला यदि की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस 40 बराबर जो है 0, 40 पचहत्तर होगा तो एक्स बराबर माइनस 40 पचहत्तर हो जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। यदि के नीचे तो लिख देंगे, पहला हमारा निकल गया। अब दूसरा यदि करेंगे तो दूसरा यदि क्या है तो दूसरा यदि इसमें दिया है एक्स प्लस 32 बराबर क्या है 0 है, 32 पचहत्तर करेंगे तो एक्स बराबर माइनस 32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 32 था, पचहत्तर करेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा। अब ट्रेन का चाल माइनस में नहीं होता, याद रखेंगे जो ट्रेन होते हैं रेलगाड़ी होते हैं इसका चाल जो है माइनस में नहीं होगा। यहाँ एक्स का दो मान निकला है, एक 40 निकला है और एक माइनस 32 निकला है, तो 40 वाला मान को असंभव कर लेंगे क्योंकि यह माइनस में आ गया, कभी यह मान संभव नहीं हो सकता है इसलिए असंभव, क्योंकि ट्रेन की चाल माइनस में नहीं चलती है। तो नीचे अतः क्या लिखेंगे आपका, अतः लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल क्या माना गया था तो लिखेंगे आपका माना अतः जो है रेलगाड़ी की जो चाल माना गया था, माना रेलगाड़ी की जो चाल है उसको यक्स माने थे, यक्स, और यक्स का मान कितना आया था तो यक्स का मान 40 आ गया, 40 किमी प्रति घंटा। यक्स मान क्या लिखेंगे यहाँ पर 40 किमी प्रति घंटा जो है ट्रेन का जो है या रेलगाड़ी की जो चाल बात है तो यहाँ 40 किमी प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको फैक्टर कैसे किया गया, समीकरण कैसे बनाया गया, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² प्लस करनी में 7x माइनस 7 बराबर 0 को हल कीजिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है और इसको जो है समीकरण को हल करके बताना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करेंगे 2x² प्लस करनी में 7 x माइनस 7 बराबर 0। अब समीकरण को यहाँ नोट कर लेंगे। समीकरण नोट करने के बाद से जो है अब इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद से यहाँ पर a का मान, b का मान और c का मान निकल जाएगा। तो यहाँ a का मान कितना है तो यहाँ पर a का मान 2 दिया गया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a के सामने देखिए 2 है, x² मिल गया, a के सामने 2 है, b के सामने क्या है, b बराबर करनी में 7 है और c बराबर क्या है, c बराबर माइनस 7 है। तो a का मान, b का मान और c का मान निकल गया। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे सीधरा 4 सूत्र, सीधरा 4 सूत्र, सीधरा 4 सूत्र क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सीधरा 4 सूत्र, और सीधरा 4 सूत्र जो है आप लोग याद कर लेंगे, सीधरा 4 सूत्र से जो है इसको हल किया जाएगा। तो सीधरा 4 सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ पर 2a। यह सूत्र किनका है, यह सूत्र सीधरा 4 सूत्र है। अब इसमें मान को रखेंगे, b के जगह पर b का मान और c के जगह पर c का मान, a के जगह पर a का मान। यहाँ पे क्या बनेगा, अब अगला लाइन बनेगा x बराबर माइनस b का मान करनी में 7 है तो b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर करनी में 7 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा करनी में। अब यहाँ b का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, करनी में 7 का वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग हो गया, माइनस हो गया 4 हो गया, a का मान 2 है और c का मान माइनस 7 है। अब यहाँ पर माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बटा क्या बनेगा, तो पूरे का बटा यहाँ हो जाएगा 2a। तो 2a है तो यहाँ लिखेंगे 2 और a का मान क्या है 2, a का मान 2 हो गया। तो क्रम से यहाँ पे मान को भरना है, b के जगह पर b का मान और a के जगह पर a का मान और c के जगह पर c का मान। अब अगला लाइन बनेगा x बराबर माइनस करनी में 7 प्लस माइनस करनी में, अब यहाँ पर वर्ग से करनी क्या होगा,
हट जाएगा 7 माइनस 4 दूनी 8 और 8 में जो है 7 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते क्या बनेगा 56। यहाँ पर प्लस 56 हो जाएगा, 56 हो गया पूरे का बटा 2 दूना 4, यहाँ नीचे 4 हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया। अब अगला लाइन क्या बनेगा, यक्स बराबर हो जाएगा माइनस करनी में 7 प्लस माइनस हो गया। अब 56 को और 7 को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो 7 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर करनी में जो हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा आपका 63 पूरे का बटा और नीचे क्या बनेगा, नीचे बटा हो जाएगा बटा 4, बटा में क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। एक एक लाइन जो है आप लोग समझ करके नोट करते चलेंगे। अब एक्स बराबर माइनस करनी में 7 प्लस माइनस हो गया और 63 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 त्रिकी 9 9 और 9 सत्ते 63 पूरे का बटा नीचे क्या बनेगा 4 9 3 त्रिकी 9 9 सत्ते 63। अब देखिए यहाँ जोड़ा बैठ गया, जोड़ा बैठ जाएगा, अब 3 का जोड़ा बैठ गया, 3 इसमें से करनी से बाहर आ जाएगा माइनस करनी में 7 प्लस माइनस, अब इसका जोड़ा बैठ गया तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 करनी में क्या बनेगा करनी में 7 पूरे का बटा नीचे क्या बनेगा 4। मतलब ये 3 कहाँ से आ गया, 3 त्रिकी 9 करनी 9 का मान 3 होता है तो 3 करनी में 7 बटा 4। अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस को छोड़ देंगे और माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस को छोड़ देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब प्लस चिन्ह लेंगे तो किसको छोड़ेंगे माइनस को, और माइनस चिन्ह लेंगे तो किसको छोड़ेंगे प्लस को। तो अगला लाइन क्या बनेगा, यक्स बराबर हो जाएगा माइनस करनी में 7 प्लस हो जाएगा 3 करनी में 7 पूरे का बटा 4। अब यहाँ 3 करनी 7 में से 1 करनी 7 घटा दीजिए तो क्या बनेगा 2 करनी में 7 बटा क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4 कट गया 2 बार में, कितना आ गया करनी में 7 बटा 2, एक आंसर आ गया, करनी में क्या आ जाएगा 7 बटा 2। अब यहाँ 3 करनी 7 में से 1 करनी 7 घटा देंगे, 2 करनी 7 2 दूना 4 2 बार में कटा तो करनी में 7 बटा 2, यह पहला मान जो है आ गया। अब अगला चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे तो माइनस को छोड़ेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे यक्स बराबर हो जाएगा यक्स बराबर माइनस करनी में 7 और माइनस हो जाएगा -3। अब यहाँ लिखेंगे 3 करनी में जो है 3 करनी में 7 पूरे का बटा नीचे हो जाएगा 4। अब बटा क्या है यहाँ पर बटा में 4, माइनस करनी में 7 और -3 करनी में 7 मिल करके कितना हो जाएगा, यह मिल करके हो जाएगा -4 करनी में 7 बटा 4। अब 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस करनी में 7। तो पहला जो मान आया है यहाँ पर x का पहला मान जो आया है प्लस जो चिन्ह लिए हैं तो करनी में 7 बटा 2 आया है और माइनस चिन्ह लिए हैं तो माइनस करनी में 7 आया है। इसमें 2 जो है मूल निकल गया, पहला मूल या करनी में 7 बटा 2 है और दूसरा का मूल जो है माइनस करनी में 7 है। तो इस समीकरण को जो हल किया गया है एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 8 कामा 3 कामा -2 और यहाँ पर जो है डॉट डॉट करके 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 21 पदों का योगफल जो है ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो श्रेणी जो दिया गया है उस श्रेणी को पहले नोट करेंगे। 8 है, 3 है, -2 है और यहाँ पर जो बताना है 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद, और प्रथम पद कितना दिया है 8 दिया गया है। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो d बराबर दूसरा पद इसमें क्या है 3 है और पहला पद जो है 5 8 है, कितना है 8 है। तो 3 में से 8 घटेगा तो क्या बनेगा -5, सर्वांतर कितना हो गया -5 हो गया। मतलब इसके अंतर क्या है, मतलब कितने अंतर में यह संख्या दिया हुआ है तो -5 का जो है अंतर दिया गया है। और यहाँ 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे n पदों का योगफल, सूत्र लिख लेंगे n पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे। अब n पदों का जो योगफल है अब इसका सूत्र क्या होता है, n पदों का योगफल का सूत्र है n बटा 2 हो जाएगा कोष्टक में 2a प्लस n -1 इंटू d। यह सूत्र किनका है, n पदों का योगफल का सूत्र है। अब यहाँ पर 21 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। n के जगह पर हो जाएगा 21 पदों का योगफल, 21 पदों का योगफल। अब n के जगह पर 21 रख देंगे, n पदों का योगफल बराबर हो जाएगा।
अब यहाँ n के जगह पर क्या हो जाएगा, 21/2 हो गया, कोष्टक में 2 और a का मान 8 है, प्लस हो जाएगा n का मान 21 है -1 और d का मतलब सर्वांतर, और सर्वांतर इसमें 5 का अंतर है, -5 रख देंगे, सर्वांतर -5 हो गया। अब अगला लाइन क्या बनेगा, 21/2 कोष्टक में 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 21 में से 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे -5 है, और 20 में 5 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब बनेगा यहाँ पर 21/2 कोष्टक में, अब 21/2 हो गया, और यहाँ कोष्टक में क्या बनेगा 16, और 20 में 5 का गुणा करेंगे, 20 पचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 में से जो किसको घटा देंगे, और 100 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, और घटाने के बाद क्या बनेगा 21/2 और गुणे कितना हो जाएगा, -84 हो जाएगा, -84, 2 से 84 कट जाएगा, 2 से क्या होगा यहाँ पर 2 से 84 यह कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 21 गुणे और 84 को काटेंगे तो -42 हो जाएगा, -42 हो जाएगा, और 21 में 42 का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 882, 800 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, 21 में जब 42 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा -882 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो 21 पदों का योगफल का सूत्र जो है बताया गया, और उसको हल करके मान रख करके बताया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। अब यहाँ पर समीकरण दिया गया है, और इस समीकरण में x और y को मान जो है हल करके ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होगा, यहाँ पर समीकरण को पहले नोट करेंगे, 7x - 8y = 11। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 8x - 7y बराबर दिया गया है 7, समीकरण नंबर बन गया यहाँ पर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यह 7x है और यह 8x है, तो किसी एक को बराबर करना है, या 8 से इसमें गुणा करिए, 7 से इसमें गुणा करिए, या y वाले मान को बराबर करेंगे तो 7 से ऊपर वाला गुणा करना है और 8 से नीचे वाले को गुणा करना है। तो किसी एक मान को बराबर करना है, या y के मान को बराबर कीजिए या x के मान को बराबर कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में जो है 7 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 में 7 से, तथा समीकरण 2 में 8 से उल्टा गुणा करना है, 8 से गुणा करके समान चिन्ह है, और समान चिन्ह में क्या होता है, घटाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, समान चिन्ह में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। अब 7 से पहला समीकरण में गुणा करेंगे तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ ऊपर 7 से गुणा और 7 सत्ते 49, 7 में 8 का गुणा करेंगे, 8 सत्ते क्या बनेगा यहाँ पर 56 वाई हो जाएगा, यहाँ पर 56 वाई हो जाएगा, बराबर 7 से इसमें गुणा करेंगे 11 सत्ते 77, 11 77। अब 8 में 8 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 8 अठाई 64x, 8 सत्ते 56 -56 वाई बराबर हो गया, 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको घटा देंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक मान बराबर हो चुका है, कि कौन सा मान बराबर है, y वाला मान देख सकते हैं 56। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बनेगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या कट जाएगा यहाँ पर 56y यहाँ पर माइनस में है, 56y प्लस में कट गया, 49x में से 64x को हटा देंगे, यहाँ पर बनेगा क्या, कितना बन जाएगा यहाँ पर -15 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 77 में से 56 घटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा यहाँ पर 1, और 7 में से 5 जाएगा 2, 21 हो जाएगा, -15 नीचे भेज देंगे, x बराबर क्या बनेगा 21/-15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पर 7/5, और आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, किसका मान निकल गया, x का मान जो है -7/5 आ गया। अब x का मान जो निकला है, अब किसी भी समीकरण में मान भर देंगे x का तो वह y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर जो निकला है -7/5,
समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी रखेंगे आपका y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान जो निकला है -7/5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 जो बना है, यह समीकरण 1 बना है 7x - 8y बराबर क्या है? यहाँ पर 11 है। अब यहाँ x का मान को रख लेंगे। अब x का मान क्या था? 7 गुणे x का मान है -7/5 हो जाएगा। कोष्टक बंद -8y बराबर हो जाएगा 11। 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 -49 बटा में हो जाएगा 5 -8y बराबर हो गया यहाँ पर 11। अब यहाँ x का मान रखे हैं -7/5 और 7 में 7 का गुणा किए हैं तो बना है यहाँ पर 49। अब वहाँ 49 हो गया और यहाँ माइनस जो है 8y। अब ये -49/5y माइनस में पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 8y बराबर 11 प्लस 49/5 हो जाएगा। ये किसका मान हो गया? तो यहाँ पर माइनस वाला मान पक्षांतर हुआ, यह मान क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 8y बराबर 11 × 5 = 55, 55 प्लस 49 और पूरे का बटा जो है 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 55 और 49 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर 55 और 49 को जोड़ लेंगे और -8 को नीचे भेज देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा और बटा में नीचे क्या है? 5 है और नीचे -8 आ गया, -8 हो गया। अब 8 का जो है -8 नीचे आया। अब 8 से जो है 104 को काट दीजिए। कितने बार में गया है? तो 13 बार में। 13 बार में हो गया और नीचे क्या बचा है? 5 बचा है। माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। तो y का मान क्या आ गया? तो y का मान 13/5 आ गया और x का मान क्या आया है? -7/5 आया है। यहाँ पर कैसे कटा है? इसको दोनों को 11 में 5 को गुणा किए 55, 55 में 49 जोड़े बटा 5, नीचे -8 गया और 8 से 104 को काटेंगे 13 बार में और 5 उतर जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ y का मान जो आ गया -13/5 और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है। जब अंश में 6 जोड़ा जाता है और हर में 3 से गुणा किया जाता है तो वह 2/3 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भिन्न वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखते हैं, माना भिन्न x/y है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना भिन्न जो है, माना भिन्न x/y है। जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो माना भिन्न क्या है? x/y है। अब यहाँ पर पहली शर्त में क्या कहा गया है, अब इसको समझेंगे। पहली शर्त में लिखेंगे यहाँ पर, पहली शर्त से प्रश्न में पढ़ेंगे और पढ़ने पर पता चलेगा कि पहली शर्त में क्या कहा गया है। अंश में 2 घटाने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंश में 2 घटाने पर, 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। अब यहाँ पे अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न किसके बराबर हो जाता है? तो भिन्न जो है 1/4 के बराबर हो जाता है। भिन्न किसके बराबर है? 1/4 हो जाती है। यहाँ प्रश्न में बताया गया है कि जब आपका अंश में और हर में, अंश में 2 घटाएंगे और हर में 3 जोड़ेंगे तो भिन्न 1/4 हो गया। अब यहाँ पर अंश में मतलब ये अंश किसको माना गया है? x को। इसमें 2 घटा दिया जाए और यहाँ हर में क्या करना है? 3 जोड़ दिया जाए। तो हर में क्या है? y है और यहाँ 3 जोड़ दिया गया और किसके बराबर हो गया? 1/4 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसका गुणा करके समीकरण बना लेंगे। 4 में x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4x, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 बराबर y + 3 हो जाएगा। y को पक्षांतर कर लेंगे, y पक्षांतर हो जाएगा और 8 पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा? 4x प्लस y पक्षांतर करेंगे -y बराबर 3 + 8 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4x - y और 8 3 क्या हो जाएगा? 11
समीकरण नंबर क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। तो यह पहली शर्त से समीकरण नंबर 1 बन गया। अंश में 2 घटाना था और हर में 3 जोड़ना था। भिन्न किसके बराबर, 1/4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अंश में 2 घटाए हैं, हर में 3 जोड़ करके 1/4 के क्या हुआ, बराबर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या है, अब यहाँ पे बताया गया कि केवल अंश में 6 जोड़ा जाएगा। क्या है, यहाँ पर बताया गया कि अंश में 6 जोड़ दिया जाए और हर में 3 से गुणा किया जाए। यहाँ लिखेंगे अंश में, अंश में, अंश में 6 जोड़ा जाए, जोड़ा जाता है, जाता है और हर में, और हर में 3 से गुणा, गुणा करने पर, करने पर भिन्न कितना बराबर हो गया, लिखेंगे यहाँ पर भिन्न जो बराबर हो रहा है, यहाँ पर बताया गया प्रश्न में 2/3 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर अंश में 6 जोड़ा गया और हर में 3 गुणा करने पर भिन्न किसके बराबर, 2/3। अब अंश मतलब यक्स था, इसमें 6 जोड़ देंगे, हर क्या था, वाई था, वाई में 3 से गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा हो गया और किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो गया। अंश में 6, हर में 3 का गुणा, गुणा मतलब गुणा, बराबर 2/3। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, x + 6 बराबर 3 में y का गुणा करेंगे तो 3y बराबर क्या है, 2/3। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों के जो है हर में 3 है, दोनों के हर में 3 है तो 3 से 3 काट दीजिए, 3 से 3 खत्म। क्या बचेगा, अब x + 6 बटा में क्या है, y है, बराबर क्या है, 2 है, 2 में y का गुणा कर लेंगे। अब क्या बनेगा, x + 6 बराबर हो जाएगा, x + 6 बराबर 2y हो जाएगा, 2y। अब 2y ये प्लस में पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, x - 2y बराबर हो जाएगा, +6 पक्षांतर करेंगे -6 हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 ये बन गया, x - 2y बराबर -6 जो बना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखेंगे और समीकरण 2 को देखेंगे, क्या मान बराबर है, x और y वाला मान को देखेंगे पहले। यहाँ पे देखिए क्या है, 4x - y है और यहाँ पर क्या है, x - 2y है। तो यहाँ पर 2y है, ऊपर वाला में समीकरण 1 में 1y है, तो पहले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा और जब 2y हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब अगला लाइन। अब यहाँ समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 जो था 4x - y था और बराबर क्या था, 11 था। और समीकरण 2 क्या था, x - 2y था और बराबर क्या था, बराबर -6 था। अब 1 में किससे गुणा करेंगे, 1 वाला में किससे गुणा करेंगे कि जो समीकरण बराबर हो जाए। ये 2y है, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में कैसे 2 से गुणा कर लिया जाएगा और जब 2 से गुणा करके घटाने पे होगा तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, 1 में कितने से, 2 से गुणा करके, गुणा करके, करके समीकरण 2 को घटाने पर, गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। अब यहाँ गुणा करेंगे और इसमें इसको घटा देंगे, तो गुणा 2 से जब किया जाएगा इसमें 2 में तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8y, 8x, 2 में गुणा करेंगे 2y और 2 में 11 गुणा करेंगे तो 22, नीचे क्या बनेगा, x - 2y बराबर -6। अब घटाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है तो घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, 2y से 2y कट जाएगा, 8x में से 1x घटा दीजिए, ये हो जाएगा 7x बराबर हो गया 22 और 6। अब यहाँ 7x बराबर 28 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 28/7, 7 नीचे चला जाएगा, 7 चौको 28, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 4 आ गया। अब x का मान जो 4 आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर जो 4 निकला है, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जो है रख लेंगे, x के जगह पर 4 भरेंगे और समीकरण 1 क्या था, 4x था -y था बराबर 11, यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब इसमें मान को रखेंगे, 4 गुणे x का मान 4 -y बराबर 11,
4 चौको 16 माइनस वाई बराबर 11। 16 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस वाई बराबर 11 माइनस 16, माइनस वाई बराबर 11 में से 16 निकल जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान क्या आ गया 5। तो एक्स का मान कितना आया और वाई का मान कितना आया, एक्स का मान 4 आया, वाई का मान 5 आया। अब यहाँ पर भिन्न बताना है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे भिन्न, भिन्न एक्स बटा वाई था, भिन्न क्या था, एक्स बटा वाई है, और एक्स का मान यहाँ रख लेंगे। तो एक्स का मान कितना आया था, एक्स का मान प्रश्न में 4 आया था और वाई का मान 5 आया था, तो 4/5 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ भिन्न पूछा गया था, एक्स का मान 4 है और वाई का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर भिन्न की गणना हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, एक एक प्रश्न को जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पर बहुमंजिले मतलब यहाँ पर एक बहुमंजिले मकान है, भवन है, और एक और जो है छोटा सा जो है भवन है, और इस भवन का ऊंचाई और बड़े भवन की ऊंचाई, मतलब यहाँ एक छोटे भवन है और एक बड़े भवन है। तो छोटे भवन का जो ऊंचाई दिया गया है वह 10 मीटर दिया गया है। कितने मीटर, 10 मीटर यहाँ पर दिया गया है, और बड़े जो भवन है उसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से एक बार इसका अनुमान कोण देखा गया, एक बार यहाँ पर उसके शिखर पर, एक बार इसका जो है आपका तल पर, यहाँ पर एक बार शिखर पर देखा गया है और एक बार इसका तल पर देखा गया है। एक बार यहाँ से इसका उन्नयन को नहीं, यहाँ अनुमान है, मतलब अनुमान का मतलब ऊपर से नीचे देखना। यहाँ पे देखा गया तो कितने अंश का कोण बना है, तो यहाँ पर जो कोण बना है यहाँ पर 30 अंश का कोण बना है। कितना, 30 अंश का, और तल पे कितना बना है, 45 अंश का कोण बना है। क्योंकि यहाँ 30 अंश जो बताया गया है शिखर का और तल का अनुमान कोण, मतलब शिखर पर किसके, ये छोटे वाले भवन का जो शिखर है उस पर 30 अंश का कोण बना है, और उसके तल पर जो है 45 अंश का कोण बना है। तो यहाँ से लेकर के भवन की ऊंचाई बताना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या है, यक्स हो जाएगा, और ये दोनों भवन के बीच की दूरी किसे दिखाएंगे, यक्स हो जाएगा। अब यहाँ नाम रखेंगे ए, इसका नाम हो जाएगा बी, इसका नाम हो जाएगा सी, इसका नाम हो जाएगा डी, और इसका नाम हो जाएगा ई। अब यहाँ से लेकर के 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर। अब यहाँ 10 मीटर यह हो गया, यहाँ से लेकर 10 मीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, अब एच में से 10 निकल गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगा एच माइनस 10 हो जाएगा। ध्यान देंगे, इसमें से टोटल एच में से 10 निकल गया तो एच माइनस 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच माइनस 10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना बहुमंजिल की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई एच है। भवन की ऊंचाई क्या है, एच है, ऊंचाई एच है, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच दूरी जो है वह यक्स है। बीच दूरी क्या है, यक्स है। यहाँ बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है वह यच हो गया, और दोनों भवनों के बीच की दूरी यक्स है। एक बार बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, एक बार छोटे वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। क्या नाम है, ABC में हम लोग चलेंगे, त्रिभुज ABC में। अब ABC में जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा का सूत्र लिखेंगे, और tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ये किसका सूत्र है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब लंब कितना है और यहाँ थीटा कितना है और आधार कितना है, तो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान 45 अंश दिया है, 45 हो जाएगा। और लंब यहाँ से यहाँ तक लंब कितना है, एच हो जाएगा, आधार कितना है, यक्स हो जाएगा। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर
एच बटा यक्स हो जाएगा। अब यक्स में यहाँ पर एक का गुणा कर लेंगे, यक्स का नाम क्या हो गया, यक्स बराबर क्या बनेगा, एच हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया। यक्स किसके बराबर आ गया, एच के बराबर आ गया। अब छोटा वाला त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, डी ई सी। क्या लिखेंगे, डी ई सी में। अब त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज डी ई सी में। त्रिभुज कौन सा रहेगा, डी ई सी में। अब यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। अब यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा का सूत्र यहाँ पर भी वही लागू करेंगे। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे देखेंगे, जो छोटा वाला त्रिभुज में जो बना है इसमें 30 अंश का कोण बना है, और यहाँ से लेकर के आधार इसमें भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और लंब जो है एच माइनस 10 जो है लंब हो जाएगा, आधार यक्स हो जाएगा, कोण 30 अंश हो जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे टेन थीटा बराबर, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 अंश हो गया। लंब कितना हो जाएगा, एच माइनस 10 हो गया, आधार कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। टेन 30 का मान क्या है, 1 बटा करनी में 3 हो जाएगा, बराबर एच माइनस 10 बटा यक्स हो जाएगा। यह जो मान रखे हैं टेन 30 का मान 1 बटा क्या होता है, 1 बटा करनी में 3 होता है। अब यहाँ लंब का मान एच माइनस 10, आधार यक्स है। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यक्स में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ में करनी 3 का गुणा एच में करेंगे तो क्या बनेगा, करनी में 3 एच माइनस 10 में गुणा करेंगे 10 करनी में 3 बराबर हो गया, यक्स का नाम यक्स हो जाएगा। अब यह करनी में 3 एच कहाँ से आया, करनी 3 का गुणा एक बार एच में होगा, करनी 3 का गुणा 10 में होगा, तो करनी 3 एच माइनस 10 करनी में 3 बराबर यक्स। अब यहाँ यक्स का मान रख लेंगे, यक्स किसके बराबर है, तो समीकरण 1 में बताया गया है। यहाँ यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान कितना आया था, यक्स का मान रखने पर, अब यक्स के जगह पर क्या रखना है, तो यहाँ पर यक्स का मान रखेंगे, यक्स एच के बराबर है। अब यहाँ यक्स हट जाएगा, क्या बनेगा, करनी में 3 एच माइनस 10 करनी में 3 बराबर यक्स के जगह पर एच हो गया। अब एच जो यहाँ पे यक्स का मान है, अब एच यह प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, करनी में 3 एच, और प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो माइनस एच बराबर 10 करनी में 3 हो जाएगा। अब इसमें से एच कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, करनी में 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 10 करनी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है दोनों में से कॉमन किसको लिया है, एच को। अब एच को रोक लेंगे, ये दोनों मान नीचे चला जाएगा, करनी 3 माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन यहाँ पे लिख लेंगे एच बराबर क्या है, 10 करनी में 3 बटा हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा, करनी में 3 माइनस 1। अब यहाँ पर में कारी गुणा करेंगे, कौन चिन्ह है यहाँ पर, बीच में माइनस है, जब माइनस रहता है तो किससे गुणा कर लेते हैं, प्लस से। करनी में 3 प्लस 1 बटा जो है करनी में 3 प्लस 1 गुणा हो जाएगा। अब एच बराबर क्या बनेगा, 10 करनी में 3, और यहाँ कोष्टक में क्या लिखेंगे, करनी में 3 प्लस 1 पूरे का बटा। अब एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, यहाँ पर सूत्र बन गया, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। क्या बनेगा, a का वर्ग मतलब करनी में 3 का वर्ग, b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 10 करनी में 3, कोष्टक में क्या है, करनी में 3 प्लस 1 पूरे का बटा, वर्ग से करनी हट जाएगा, वर्ग से करनी हटेगा तो क्या बनेगा, 3 माइनस 1। अब h बराबर हो गया। अब करनी 3 का गुणा करनी 3 में कर लेंगे, 10 3 त्रिकी 9, करनी में क्या बनेगा 9, और करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी में 3 हो जाएगा पूरे का बटा, और 3 में से 1 जाएगा 2। अब 2 से यहाँ पर 10 को काट दीजिए, 2 से 10 कट गया, एच का मान कितना आ गया, 5। कोष्टक में करनी 9 का मान क्या है, 3 होता है, प्लस करनी में 3 हो जाएगा। यह किसका मान आ गया, यहाँ पर लिखेंगे मीटर। ये आ गया ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, और इसमें उनके भवन की दूरी क्या है, तो भवन की दूरी यक्स था, यक्स किसके बराबर था, एच के बराबर था। यक्स और एच का मान आपस में क्या है, बराबर है। समीकरण 1 से यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 से यक्स और एच क्या है, समीकरण 1 से क्या देखे हैं, समीकरण 1 में क्या बताया गया है, यक्स और एच आपस में क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ एच का मान रख लेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5 कोष्टक में 3 प्लस करनी में 3 हो जाएगा मीटर। दोनों भवन की दूरी भी उतना ही आ जाएगा, ऊंचाई के ही बराबर होगा, क्योंकि यक्स और एच आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी, ये दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग तैयार करके एग्जाम देने
जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो 36 तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सबसे पहले स्तंभ बनाएंगे। एक स्तंभ हो गया, उसको खंभा कहा जाता है। और उस समय इसका उन्नयन कोण जो है, यहाँ पर सबसे पहले उन्नयन कोण क्या था, इसका उन्नयन कोण क्या है, फाई है। फाई से थीटा हो जाता है। अब थीटा कब हो जाएगा, जब इसकी छाया जो है ए मीटर, इसकी छाया पहले यहाँ तक था तो यहाँ पर कोण फाई था। अब इसकी छाया ए मीटर बढ़ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की छाया जो है ए मीटर बढ़ गया। अब उसका उन्नयन कोण जो है, इसका उन्नयन कोण जो फाई था, अब इसका उन्नयन कोण थीटा हो गया। अब जब थीटा हो गया तो बताना है ये खंभे का ऊंचाई बताइए। तो लिखेंगे यहाँ पर खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और इसके बीच की दूरी यहाँ से लेकर के इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, यक्स हो जाएगा। और इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम हो जाएगा बी, और इसका नाम हो जाएगा सी, और इसका नाम हो जाएगा डी। मतलब शुरू में जब इसकी छाया यक्स था उस समय इसका उन्नयन कोण फाई था, लेकिन छाया ए मीटर बढ़ गया तो फाई से जो है थीटा हो गया। तो बताना है स्तंभ की ऊंचाई क्या है। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई यक्स है। माना क्या लिखेंगे, माना स्तंभ की जो ऊंचाई है, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की जो ऊंचाई है वह यच है। माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है, यच है, यच हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार ए बी सी, एक बार फाई के लिए प्रयोग करेंगे, एक बार थीटा के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टैन त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी में। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर टैन, टैन, अब यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, टैन फाई हो जाएगा। टैन फाई का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ पर उस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी में कोण जो बना है वह फाई बना है। अब यहाँ लंब कितना है और लंब इसमें कितना है और जो आधार कितना है, मान को रखेंगे। तो टैन फाई बराबर लंब जो है यच है, लंब यच हो जाएगा और आधार यक्स हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। टैन फाई बराबर यच बटा यक्स हो गया, यक्स ऊपर चला जाएगा, यक्स बराबर टैन नीचे आ जाएगा, यच बटा टैन जो है नीचे आ गया, टैन फाई हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है यक्स को ऊपर किए हैं, टैन को नीचे किए हैं। अब ये त्रिभुज जो है आपको समाप्त हो गया और फाई वाला कोण वाला त्रिभुज जो है आपका नियम लागू किया गया। अब थीटा वाला जो त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज को नियम लागू किया जाएगा। अब थीटा में कौन सा त्रिभुज बना है, तो थीटा वाला त्रिभुज का नाम है त्रिभुज डी बी सी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी बी सी में, त्रिभुज क्या लिखेंगे, डी बी सी में। अब यहाँ डी बी सी में लिखेंगे टैन थीटा हो जाएगा। टैन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। टैन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा आधार। अब थीटा बराबर टैन थीटा में जो है, तो यहाँ लिखेंगे अगला लाइन क्या लिखेंगे, टैन थीटा हो गया। लंब कितना है, लंब इसमें देखेंगे लंब क्या है, यच हो जाएगा। और आधार यहाँ से यहाँ तक, पूरा आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। थीटा के साथ आधार क्या लेंगे, ए प्लस यक्स हो जाएगा और लंब क्या रहेगा, यच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब क्या है, यच हो गया, आधार क्या हो जाएगा, ए प्लस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा काम होगा, ए प्लस यक्स ऊपर चला जाएगा, ए प्लस यक्स ऊपर चला गया, बराबर क्या हो जाएगा, यच बटा और नीचे टैन आ जाएगा, तो टैन थीटा हो जाएगा। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर क्या, 2। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 2 बनने के बाद से यहाँ किसका मान निकला है, यक्स का। अब यक्स वाला मान उठा करके यहाँ पे रख लेंगे समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यक्स का जो मान निकला है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख लेंगे। अब यक्स का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, यच बटा टैन फाई। तो अब यहाँ समीकरण 1 2 में जो रखेंगे क्या है, समीकरण 2 क्या था, ए प्लस यक्स बराबर क्या था, यच बटा टैन यहाँ पर थीटा था। अब क्या यहाँ पर किसका मान रखना है, यक्स का मान रखना है। समीकरण 1 में जो निकला है, तो ए प्लस यच बटा टैन फाई था, टैन फाई, ये किसका मान रखे हैं, यक्स का, बराबर क्या है, यच बटा टैन जो है
थीटा हो जाएगा। अब ये प्लस से पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा। ए बराबर एच बटा टेन जो है यहाँ पर थीटा माइनस एच बटा टेन जो है फाई हो जाएगा। अब दोनों में से इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ से दोनों में से एच कॉमन ले लेंगे तो ए बराबर एच कॉमन हो जाएगा तो एक बटा टेन जो है थीटा हो जाएगा माइनस एक बटा टेन जो है फाई हो जाएगा। अब ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्या बनेगा ए बराबर एच कोष्टक में टेन का गुणा करेंगे एक में तो क्या बनेगा टेन फाई माइनस टेन थीटा पूरे का गुणा बटा और नीचे क्या बनेगा टेन थीटा इंटू टेन फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें हो गया। अब यहाँ ए में जो है एच का मान निकालना है। अब ए में इसका गुणा कर लेंगे, ए में गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर एच कोष्टक में, अब एच कोष्टक में क्या बन जाएगा टेन फाई माइनस टेन थीटा बराबर और यहाँ आ जाएगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई हो जाएगा। अब एच को यहाँ रोक लेंगे, एच बराबर, अब एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर होगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बटा बटा नीचे जाएगा तो क्या बनेगा टेन फाई माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा जो है यही स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में हर साल के पेपर में ऐसा प्रश्न जो है आता है। तो ऐसे प्रश्न को जब तैयार कर लेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक बड़े से बड़ा अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक जो है घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और बड़ा सा अर्धगोला रखा हुआ है और इसके ऊपर ये ढका हुआ है और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है घन का अगर भुजा की बात करें, लेकिन यहाँ पर घन की इसमें भुजा है, घन की भुजा, और घन की भुजा किससे प्रदर्शित करते हैं तो घन की भुजा ए से, और ए बराबर जो दिया गया है वह 7 सेमी दिया गया है। जब 7 सेमी भुजा दिया गया है तो अर्धगोला का व्यास भी 7 सेमी हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास हो जाएगा तो व्यास डी बराबर भी क्या हो जाएगा, डी बराबर 7 सेमी व्यास भी हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा तो व्यास का आधा मतलब d/2 का आधा त्रिज्या कहते हैं तो r बराबर क्या बन जाएगा 7/2 हो जाएगा। 7/2 सेमी जो है इसका त्रिज्या हो जाएगा और 7 को 2 में अगर 2 से 7 भाग करेंगे तो 3.5 सेमी हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का, अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनेगा बराबर, अब ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का लिखेंगे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्या बनेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये जो भाग जो है ढका हुआ भाग है, इस ढका हुआ भाग को क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, माइनस क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल। अब ये माइनस क्यों करेंगे क्योंकि यह हिस्सा जो है अर्धगोला से क्या है ढका हुआ है, इसमें लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 6a का स्क्वायर प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr का स्क्वायर। आधार मतलब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा πr का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अगला लाइन 6a का स्क्वायर, 2πr² में से 1πr² घटा दीजिए, 1πr का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा 6, a का मान 7 रख देंगे, a का मान क्या है 7,
तो 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पाई का मान क्या है 22/7, और आर का मान 7/2, और यहाँ 7/2, क्योंकि वर्ग है इसको 2 बार लिख लीजिए। अब यहाँ एक 7 तो कट जाएगा, 7 से 7 खत्म, 2 से 22 कट जाएगा, यह हो जाएगा 11। अब ये अगला लाइन क्या बनेगा, 6 गुणे 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, प्लस 11 सते 77, 77 बटा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 6 का गुणा जो है किस में करेंगे 49 में। अब जब 6 का गुणा 49 में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 294, 294 प्लस 2 से 77 में भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 38 दशमलव क्या हो जाएगा 38.5। अब दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे, 294 में 38.5 जोड़ेंगे तो 332.5, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह आधार का क्षेत्रफल क्यों घटाए हैं, क्योंकि इसमें जो है यह हिस्सा ढका हुआ है, किसमें ढका है जो है घनाभ में ढका हुआ है, तो घनाभ का पूरा क्षेत्रफल 6a² में से ये हिस्सा को घटा देंगे आधार का क्षेत्रफल, इसलिए आधार का क्षेत्रफल इसमें क्या किया गया है घटा दिया गया है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक कैप्सूल बना हुआ है और ये कैप्सूल किस आकार का है, यह कैप्सूल जो है बेलन के आकार का है और दोनों सिरे पर जो है अर्धगोला लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसका व्यास क्या दिया है, d बराबर 5 mm है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो r बराबर d/2, r बराबर 5/2, r बराबर 2.5 mm, 2 से 5 में भाग करेंगे तो 2.5 mm जो है इसकी त्रिज्या निकल जाएगा। बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, 2.5 mm इधर का और 2.5 mm इधर का, 5 mm जो है घट जाएगा। 14 में से 2.5 इधर का 2.5 और इधर का 2.5, 5 इसमें दोनों जोड़ेंगे 5 होगा। 14 में से 5 चला जाएगा, 9 mm जो है यह बेलन की ऊंचाई निकल गया। बेलन की टोटल ऊंचाई 9 mm। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालना क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का। अब गोले क्यों हो गया, क्योंकि यह अर्धगोला और यह अर्धगोला मिलेगा तो पूरा गोला हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2πr/h होता है और गोले का पृष्ठीय का सूत्र होता है 4πr का स्क्वायर होता है। अब इसमें से कामन किसको लेंगे, 2πr को कामन ले लेंगे, h + 2r बच जाएगा, 2 उतर गया, पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 2.5 हो गया, h का मान 9 हो गया, 2 हो गया, r का मान 2.5 हो गया। अब यहाँ पर जो है 2 उतर जाएगा, 22.7 और 2.5 उतर गया। 9 और 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 2.5 में 2 का गुणा करेंगे 5, 9 5 14, 7 से 14 कट जाएगा। अब सबका गुणा कर लेंगे, 7 से 14 कट गया, गुणा कर लेंगे 220 mm का स्क्वायर हो जाएगा। 220 कहाँ से आया, तो 2 का गुणा 22 में और 2.5 में, अब पुनः 2 में गुणा करेंगे तो 220 mm का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। संपूर्ण पेपर को हल कर दिया गया, एक एक प्रश्न को एकदम सरल विधि से बताया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।